वेलकम गाइज जीके एमसीक्यूज एमके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जीके एमसीक्यूज एमके चैनल को और पाइए रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। सो गाइज हमारा जो चैप्टर है जैव अणु, उससे रिलेटेड हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सो पहला क्वेश्चन है आपका, ग्लाइकोजन अल्फा डी ग्लूकोज इकाइयों से बना साकेत श्रृंखला बहुलक होता है जिसमें C1 से C4 श्रृंखला ग्लाइकोजिटिक बंध द्वारा बनती है, जबकि C1 से C6 साकन ग्लाइकोजिटिक बंध द्वारा होता है। ग्लाइकोजन की संरचना के समान वाला क्योंकि कौन है? एमिलोस, एमिलोपेक्टिन, सेलुलोज या फिर ग्लूकोज। क्वेश्चन को पढ़ो, समझो, फिर आंसर दो, ठीक है। और जिसको हिंदी मीडियम में प्रॉब्लम है वो इंग्लिश मीडियम का सहारा ले सकते हो हमारे जेके लोन जॉब चैनल पर, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं सर हमको इंग्लिश मीडियम में चाहिए, तो इंग्लिश मीडियम वाले जेके लोन जॉब चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया है। वहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो आपको हिंदी मीडियम में मिलेंगे। एमिलोज, एमिलोपेक्टिन, सेलुलोज, ग्लूकोज, किसी वन पर आपको टिक लगाना है, लगा लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एमिलोपेक्टिन, राइट ऑप्शन 2 एमिलोपेक्टिन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्राणियों के यकृत में संग्रहित होता है? एमिलोज, सेलुलोज, एमिलोपेक्टिन, ग्लाइकोजन। लीवर जो होता है उसमें कलेक्ट होता है, बताइए। सो आपने टिक लगा दिया होगा गाइज। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ग्लाइकोजन, ये यकृत में संग्रहित होता है। और गाइज आपके एंट्रेंस एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुके हैं, तो ऐसे में आपको तैयारी बहुत ज़्यादा करने की रिक्वायरमेंट है। और जैसे कि मैंने बोला कि सारी वीडियो देख लेना ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। अगला क्वेश्चन है, सुक्रोज एक डाइसेग्राइड है जिसका एक अणु जल अपघटन से देता है। सुक्रोज एक डाइसेग्राइड है जिसका एक अणु जल अपघटन से देता है। ग्लूकोज के 2 अणु, ग्लूकोज के 2 अणु प्लस लैक्टोज का 1 अणु, ग्लूकोज का 1 अणु प्लस फ्रक्टोज का 1 अणु, फ्रक्टोज के 2 अणु, ग्लूकोज का 1 अणु प्लस फ्रक्टोज का 1 अणु। बहुत अच्छा क्वेश्चन। सुक्रोज एक डाइसेग्राइड है जिसका एक अणु जल अपघटन से देता है। राइट ऑप्शन है ग्लूकोज का 1 अणु प्लस फ्रक्टोज का 1 अणु, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में। अब रही बात इंग्लिश मीडियम की, तो सिंपल सी बात है, आप हिंदी मीडियम से आए होंगे। अगर आप पैरामेडिकल का भी देना चाहते हैं, देखो नर्सिंग का तो हिंदी में आता है, इसे हिंदी इंग्लिश में। अगर आपको इंग्लिश में भी आता है तो समझना तो हिंदी में पड़ेगा ना, तभी जाके वहाँ पर आप इंग्लिश में आंसर दे पाओगे। तो इंग्लिश वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है चीज़ें, क्योंकि समझना तो हिंदी में है। आप सब इंडिया के रहने वाले हो, इंडिया की लैंग्वेज आपको आती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युग्म एनोमरों को प्रदर्शित करता है? किसको? एनोमरों को। तो ये 4 ऑप्शन देख लेना इजीली। फर्स्ट वाला देख लिया, सेकंड वाला भी देख लो, ये थर्ड वाला भी देख लो, और ये फोर्थ वाला भी देख लो। और इसका जो भी आंसर हो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, उसके बाद हम इसका डिस्कस करेंगे, ठीक। चलते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन है, यदि डाइसेग्राइड के अपचायक समूह यानी एल्डिहाइड अथवा कीटोन आबंधित हो तो वे अनअपचायी शर्करा होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा डाइसेग्राइड अनअपचायी शर्करा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, बताइए गाइज कौन सा इसका राइट ऑप्शन है। पॉज करके देख सकते हो वीडियो को, संरचना अगर आपको दिक्कत आ रही हो समझने में। सो आपने समझ लिया होगा, इसका जो राइट ऑप्शन होगा सेकंड, ठीक है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका,
निम्नलिखित अम्लों में से कौन सा अम्ल एक विटामिन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। और इसी चैनल पर मैंने विटामिन का चैप्टर आपका कंप्लीट करवा दिया है। जिसने विटामिन वाला वीडियो देख लिया होगा इस चैनल पर जो अपलोड है वो तो उसको ऐसे कर देगा। ठीक है, निम्नलिखित अम्लों में से कौन सा अम्ल एक विटामिन है? एस्पार्टिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, एपिडिक अम्ल या फिर सैकरिक अम्ल। सो गाइज, एस्कॉर्बिक अम्ल जो है एक विटामिन है। ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल। सो इसका राइट ऑप्शन आपका सेकंड वाला हो जाएगा, एस्कॉर्बिक अम्ल। नेक्स्ट, डाई न्यूक्लियोटाइड दो न्यूक्लियोटाइडों के आपस में फास्फोडाइएस्टर आबंध द्वारा जुड़ने से बनते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड की पेप्टोन शर्करा के कौन से कार्बन परमाणु के मध्य उपस्थित होते हैं? 5 और 3, 1 और 5, 5 और 5, 3 और 5। सो गाइज, ये परमाणु के कौन से परमाणु के मध्य उपस्थित होते हैं? कार्बन परमाणु के 5 और 3। फर्स्ट वाला सही है। अगला क्वेश्चन, न्यूक्लिक अम्ल किसके बहुलक होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं वो किसके पॉलीमर होते हैं? बहुलक होते हैं। और मैंने आपको बहुलक वाला चैप्टर भी पढ़ाया था, पॉलीमर वाला, इसी चैनल पर। तभी तो मैं आपसे बोलता हूँ कि सारे वीडियो देख लो अगर आपके पास थोड़ा सा भी टाइम है ना पढ़ने के लिए। तो न्यूक्लिक अम्ल किसके बहुलक होते हैं? न्यूक्लियोसाइड के, न्यूक्लियोटाइड के, सारों के, शर्कराओं के। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। न्यूक्लिक अम्ल किसके बहुलक होते हैं? सो सिंपल, वो होते हैं न्यूक्लियोटाइडों के। ठीक है, न्यूक्लियोटाइडों के होते हैं। और देखो गाइज, आपको मोनोमर और पॉलीमर तो याद ही रखने होंगे, क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्ज़ाम में। जितने भी बहुलक के उसकी लिस्ट बना लेना और उन सब के एकलक इकाइयाँ यानी कि उनके जो मोनोमर है ना उनका नाम आपको याद रखना है। क्योंकि बहुत सारे बहुलक ऐसे हैं जिनका नाम तो कुछ और है और मोनोमर कुछ और है, यानी कि पॉलीमर बनते नाम चेंज हो जाता है बहुत से मोनोमर का। तो ये इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है। सो आपके लिए ये बेटर होगा, सारे जितने भी बहुलक के उनको याद कर लो टेबल बना के। और वैसे मैंने पढ़ा भी दिया है आपको चैप्टर, रिवीजन करा दूंगा। वैसे आपको फिक्र नहीं करनी है अगर आप हमारे JK MCQ Jam के चैनल पर आ गए तो। चलते आगे और क्वेश्चन का लेवल ऐसा ही रहता है बट ठीक है। ग्लूकोज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब ग्लूकोज की नॉलेज होगी आप में तो आप इसको तो ईजिली कर पाओगे। यह एक एल्डोहेक्सोज है। HI के साथ गर्म करने पर यह एनहेक्सेन देता है। यह पिरेनोज के रूप में उपस्थित रहता है। इसका 2,4-DNP परीक्षण सकारात्मक नहीं होता है। सो आपको जो लगता है उस पर टिक लगाइए पहले तो, ताकि आपकी जो अंदर की गलत फहमी है वो निकल जाए। लगा दिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यह प्यूरेनोज के रूप में उपस्थित रहता है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट, प्रोटीनों के प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड में एमिनो अम्ल एक निर्धारित क्रम में जुड़े रहते हैं। एमिनो अम्ल के इस क्रम को क्या कहते हैं? प्रोटीनों के प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड्स में एमिनो अम्ल एक निर्धारित क्रम में जुड़े रहते हैं। एमिनो अम्लों के इस क्रम को क्या कहते हैं? प्रोटीनों की प्राथमिक संरचना, प्रोटीनों की द्वितीयक संरचना, प्रोटीनों की तृतीयक संरचना या फिर प्रोटीनों की चतुर्थ संरचना। सो गाइस, जिसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रोटीनों की प्राथमिक संरचना। नेक्स्ट गाइस, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लेना। अभी तो हम फिजिक्स और बायो भी डिस्कस करेंगे। DNA और RNA में 4 सार होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सार RNA में उपस्थित नहीं होता है? एडेनिन, यूरेसिल, थायमिन, साइटोसिन। सो गाइस, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, पहले आपने टिक लगाना है, लगा दिया होगा वैसे बेसिकली, क्योंकि आप अपने आप को धोखा नहीं दे सकते तो ईमानदार से आप टिक लगाओगे। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा थायमिन। ठीक है, और गाइस पढ़ लो, टाइम है भी। अगर
आप अभी तैयारी नहीं करोगे, एंट्रेंस एग्ज़ाम देख के वापस लौटोगे तो आपको बहुत बहुत गिल्टी फील होगा कि थोड़ा सा पढ़ लेते तो 2-4 क्वेश्चन और सही हो जाते। वो दुख नहीं होगा अगर आप अभी पढ़ लोगे ना तो, क्योंकि हमको पता है कि जब हम एंट्रेंस एग्ज़ाम देने गए थे हमारे टाइम पे कोई भी क्वेश्चन, वैसे 75% रिजल्ट रहा था, वैसे भी अगर हमारा मन था कि 90% आए, छूट गए थे कुछ क्वेश्चन तो बहुत गिल्ट फील हुआ। ठीक है, तो होता है स्टूडेंट लाइफ में ऐसा। तो मैं आप सभी से रिकमेंड करूँगा कि जितना हो सके आप पढ़ो, जितना टाइम मिल पा रहा है उसको यूज करो पढ़ने में, समय को बर्बाद मत करो, राइट। और 3 ही तो सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इनको तो आप टाइम सेट कर लो अपने हिसाब से। पैरामेडिकल के हो तो उनके लिए 2 ही सब्जेक्ट है, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो सोचने वाली बात है आपके लिए। राइट ऑप्शन इसका थायमिन हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित 20 समूह के विटामिनों में से कौन सा हमारे शरीर में संग्रहित हो सकता है? निम्नलिखित 20 समूह के विटामिनों में से कौन सा हमारे शरीर में संग्रहित हो सकता है, स्टोरेज हो सकता है? क्या विटामिन B1 हो सकता है, क्या विटामिन B2 हो सकता है, विटामिन B8 हो सकता है, या फिर विटामिन B12 हो सकता है? और गाइज मैंने आपसे बोला था कि विटामिनों के प्रकार, विटामिनों से जितने भी रासायनिक नाम है विटामिनों के, उनको याद करना है और उनके स्रोत। क्वेश्चन बनता है यहाँ से। सो प्लीज़ 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 आपको विटामिनों के केमिकल नाम याद रखना है, ठीक है, उनके स्रोत याद रखने हैं, उनकी कमी से कौन सा रोग होता है ये तो आपको याद ही रखने हैं। और वैसे मैंने वीडियो भी बना रखा है, इस चैनल पर जाके देख लेना। चैनल पे कैसे जाते हैं मैंने आपको बता रखा है। लोगों पे क्लिक करोगे, वीडियो के ऑप्शन पे जाना, वहाँ सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, उसमें विटामिन वाला ढूंढ लेना, ठीक है। अभी वीडियो क्लास में मैं बता दूंगा वैसे आप सभी को। सो बताओ इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विटामिन B12 और इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालिन, ठीक है। तो इसी प्रकार आपको सारे रासायनिक नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, DNA में निम्नलिखित में से कौन सा सार उपस्थित नहीं होता है? DNA की नॉलेज अगर आपको होगी तो इजीली आप इसको कर पाएंगे। DNA और RNA को जितना हो सके रट लेना, पी लेना घूट घूट के, क्योंकि DNA RNA से क्वेश्चन बनता है, राइट। तो DNA में निम्नलिखित में से कौन सा सार उपस्थित नहीं होता है, यानी कि ये नॉलेज चेक करना चाहता है क्वेश्चन कि आपको DNA में कौन कौन से उपस्थित होते हैं, इसके बारे में कितना पता है। एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, यूरेसिल। सो गाइज बताइए कौन सा नहीं होता है DNA में? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, फुल फॉर्म तो पता है ना इसकी। सो गाइज इसमें नहीं होता है यूरेसिल, ठीक है। और जिन जिन स्टूडेंट का सही था उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, आपकी कंडीशन अच्छी खासी है। और जिनका गलत गया है तो इसी वीडियो को 2 से 3 बार देख लेना, आपको भी सब आ जाएगा। सो यूरेसिल नहीं होता है DNA में। नेक्स्ट, मोनोसेग्राइड की 3 चक्रीय संरचनाएं नीचे दी गई, इनमें से कौन सी एनोमर है? मोनोसेग्राइड को 3 चक्रीय संरचनाएं नीचे दी गई, इनमें से कौन सा एनोमर है? तीनों संरचनाओं को आप देख लो इजीली, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और इनके ऑप्शन फिर मैं आपको दिखाऊंगा, देख लिया होगा। ये इनके ऑप्शन देख लो आप, फर्स्ट और सेकंड, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड, या फिर फर्स्ट और सेकंड का एनोमर और थर्ड। अब बताइए गाइस इसका राइट ऑप्शन आपको कौन सा लग रहा है? टिक लगाना सीखो, जितनी हो सके गलतियाँ यहाँ पर करो, इंट्रेंस एग्जाम में मत करना, नहीं तो आपका रिजल्ट खराब हो सकता है, रिजल्ट बिगड़ सकता है, ठीक है। तो जितनी गलतियाँ हो सके यहाँ करो, GK MCQ के चैनल से सीखो जितना हो सके, सीखने के लिए तो आप यहाँ पर आए हो। सो इन्होंने एनोमर के लिए पूछा है, तो गाइज आपका फर्स्ट और सेकंड एनोमर है, तो ये आपका ऑप्शन फर्स्ट वाला इसमें दिया हुआ है, तो ये वाला कोड इसका हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। यानी कि कौन सा ऑप्शन पे टिक लगाओगे? फर्स्ट वाले पे, राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ग्लूकोज की कौन सी अभिक्रिया केवल इसकी चक्रीय संरचना के आधार पर स्पष्ट की जा सकती है?
ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनाता है। ग्लूकोज हाइड्रोक्सी एमीन के साथ अभिक्रिया में ऑक्सीजन देता है। ग्लूकोज का पेंटा एसीटेट हाइड्रोक्सिल एमीन से अभिक्रिया नहीं करता। ग्लूकोज नाइट्रिक अम्ल द्वारा ग्लूकोनिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ग्लूकोज का पेंटा एसीटेट हाइड्रोक्सिल एमीन से अभिक्रिया नहीं करता है। नेक्स्ट, कुछ यौगिकों के घूर्ण उनकी संरचनाओं सहित नीचे दिया है, इनमें कौन सा विन्यास डी है? पॉजिटिव घूर्णन और नेगेटिव घूर्णन। ये ऑप्शन आपके सामने है। सो इसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। किनका विन्यास डी है? तो फर्स्ट का भी है, सेकंड का भी है, थर्ड का भी है, तीनों का है जी। तो लगा दो टिक भी आप तीनों पे, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट वाला इसमें दिया हुआ है। एक वाला कोड आपका हो जाएगा। और ऐसे कोडिंग वाले सवाल आपसे पूछे जाते हैं, मैचिंग वाले हो गए, कोडिंग वाले हो गए, है ना, कौन सा नहीं है, इस प्रकार से हो गए। तो थोड़ा सा इनका ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बने एक डाइसेग्राइड की संरचना नीचे दी गई है, इसकी मोनोसेग्राइड इकाइयों में एनोमेरिक कार्बन को पहचानिए। 4 ऑप्शन आपके सामने हाजिर है। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ग्लूकोज का अल्फा कार्बन और फ्रक्टोज का बीटा सही है, ठीक है। यानी कि ग्लूकोज का ए कार्बन और फ्रक्टोज का वी कार्बन, ठीक है, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट, नीचे 3 संरचनाएं दी गई है जिसमें 2 ग्लूकोज इकाइयां जुड़ी है। ग्लूकोज इकाइयों के मध्य बने इनमें से कौन से आबंध C1 और C4 के मध्य है और कौन से C1 और C6 के मध्य है? ईजिली देख लो ऑप्शन, वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हो, क्योंकि संरचना थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। सो गाइस, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि ए एवं C1 तथा C4 के मध्य है और B C1 तथा C6 के मध्य है, ठीक है। तो इस प्रकार के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे जैव अणु से बनते हैं, और आपके चैप्टर से किस प्रकार से बनते हैं वो भी यहाँ पर हम देखेंगे। तो चलिए, आपका जो चैप्टर है जैव अणु, वहाँ से आपको कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलेगा, प्रोटीन वगैरह आपको देखने को मिलेगी। तो कार्बोहाइड्रेट की जो किस प्रकार से मिलकर बना होता है, कितने टाइप्स होते हैं इनके, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये बेसिक नॉलेज आपको पता होनी चाहिए। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए देख सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट चलते, देख पा रहे होंगे आप, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और ये परिभाषा थोड़ा सा देख लेना। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, भौतिक गुणों के आधार पे। शर्करा, जैसे कि ये स्वाद मीठे होते हैं, जल में अम्लीय होते हैं, जैसे सुक्रोज हो गया। शर्करा क्या होती है? स्वादहीन होती है, जल में अम्लीय होती है। ये बेसिक नॉलेज है जो कि आपको पता होना चाहिए, थ्योरेटिकल नॉलेज। जल अवघटन के आधार पर देख लो आप, मोनोसेग्राइड हो गया, है ना, और इसकी सारी ये बेसिक नॉलेज, सब कुछ कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पर दिया हुआ है नोट्स में, देख पा रहे होंगे। ये क्रिस्टलीय होते हैं, इनका सूत्र ये होता है, ठीक है, सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे कि एल्डोहेक्सेन का उदाहरण दीजिए तो ग्लूकोज, कीटोहेक्सोज का उदाहरण दीजिए तो फ्रक्टोज। ओलिगोसेग्राइड, वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अवघटन से 2 से लेकर 10 तक मोनोसेग्राइड इकाइयाँ बनती है, ओलिगोसेग्राइड कहलाते हैं। कितना इंपॉर्टेंट। पॉलीसेग्राइड देख लो, वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अवघटन से अनेक मोनोसेग्राइड इकाइयाँ प्राप्त होती है, उन्हें मोनोसेग्राइड कहते हैं। जैसे कि स्टार्च, सेलुलोज। कोशिका के अणु आगे इसमें सामान्य सूत्र देख सकते हो आप। तो ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो बता देना। वैसे बेसिकली अगर आपके पास है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं है तो बता सकते हो आप। प्रकार उदाहरण देख लो, मोनोसेग्राइड उदाहरण देख सकते हो, ग्लूकोज, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज क्या होता है? फलों में उपस्थित। ग्लैक्टोज क्या होता है? दूध में पाई जाने वाली शर्करा। डी ऑक्सीराइबोज यानी कि DNA, राइबोज यानी कि RNA। डाइसेग्राइड के उदाहरण देख लो आप,
सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज और किन किन से बना होता है थोड़ा सा इनको देख लेना। पॉलीसेकेराइड, ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेलुलोज है ना, ये इनके उदाहरण आपसे पूछ लिए जा सकते हैं। विशिष्ट लक्षण यहाँ पर देख सकते हो, संचित मात्रा आपके लिए बहुत ही मतलब क्या बताएं, बहुत ही बारीकी से आपके लिए अवेलेबल कराया गया है जी, ताकि आपको इजीली याद हो सके। कार्बोहाइड्रेट के कार्य आपसे पूछे जा सकते हैं, ग्लूकोज के रूप में, ईंधन के रूप में है ना। राइबोज, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल के प्रमुख घटक है। मोनोसेकेराइड के मोनोमर की तरह आपस में मिलकर डाइसेकेराइड एवं पॉलीसेकेराइड का निर्माण करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के कार्य सारे यहाँ पर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत सारे इसके फंक्शन से ये सारे, ठीक है। तो इसको देख लेना, क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है। इसके बाद ग्लूकोज की चक्रीय संरचना, इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एनोमर आ गया, अभी क्वेश्चन बना था एनोमर से। तो क्या होता है एनोमरी? ग्लूकोज की चक्रीय संरचना से C1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ा होता है, इसे एनोमरी कार्बन कहते हैं, ठीक। अगर इसको रीड करना है तो आप बता देना कमेंट करके। डाइसेकेराइड, सुक्रोज, माल्टोज, इसे माल्ट शर्करा कहते हैं। इसके जल अपघटन से अल्फा डी ग्लूकोज के 2 अणु मिलते हैं, यह अपचायी शर्करा है। लैक्टोज के बारे में इसे दुग्ध शर्करा भी कहते हैं। इसके जल अपघटन से बीटा डी ग्लूकोज व बीटा डी ग्लूकोज बनते हैं, राइट। बीटा डी ग्लैक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज बनते हैं, यह अपचायी शर्करा है। तो ये दोनों नोट कर लेना। 2 मोनोसेकेराइड की इकाइयाँ जिस ऑक्साइड बंध द्वारा जुड़ी होती है इसे ग्लाइकोसिटिक बंध कहते हैं। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और ये नोट्स बड़ी मुश्किल से आपके लिए अवेलेबल करवाए हैं। तभी तो कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस रखें, कौन सी चीज़ कब आपको मिल जाए। उसके बाद आ जाता है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड के प्रकार, ठीक है, संचय, संरचनात्मक, म्यूको, स्टार्च के बारे में सारी नॉलेज आपके सामने हाजिर है। यह अधिकांश पादपों का संचयी भोजन पॉलीसेकेराइड होता है। यह अनाजों जैसे चावल, गेहूँ, मक्का इनमें पाया जाता है, राइट। ये थोड़ा सा इनका ध्यान रख लेना आप। स्टार्च कई प्रकार के होते हैं, साधारण में जैसे आलू हो गया, कंपाउंड स्टार्च चावल हो गए। ग्लाइकोजन क्या होता है? ये जंतुओं में, जीवाणु में, कवकों में संचित भोजन होता है। तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इंसुलिन हो गया, संरचनात्मक पॉलीसेकेराइड हो गया, ठीक है। तो अगर इस प्रकार से आपको पढ़ना है तो बता देना कमेंट करके, ताकि हम डिटेल से आपको इनके बारे में बता सके। ये नोट्स हमारे पास अवेलेबल है। काइटिन क्या होता है, पेक्टिन क्या होता है, हेमिसेलुलोज, ये सब क्या है, म्यूको पॉलीसेकेराइड हो गया, ठीक है। तो इनको याद रख लेना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इनका। सारी चीज़ें। स्टार्च वापस आ गया, इसके जल अपघटन से अल्फा डी ग्लूकोज के अनेक अणु बनते हैं। यह चावल, मक्का में पाया जाता है। पादपों में संचित का पदार्थ है, इसके 2 घटक होते हैं। एमिलोज होता है, यह स्टार्च का 10 से 15% भाग होता है, जल में विलय होता है। एमिलोपेक्टिन यह 80 से 85% भाग होता है ना, ये स्टार्च के पार्ट है, जल में अविलय होता है लेकिन ये। इसके बाद सेलुलोज आ जाता है, यह पादपों में कोशिका भित्ति का अवयव है। इसमें जल अपघटन से बीटा डी ग्लूकोज के अनेक अणु बनते हैं, राइट। ग्लाइकोजन। कार्बोहाइड्रेट का महत्व, यहाँ पर विटामिन से होने वाली कमी से रोग, ठीक है। यहाँ पर कुछ सोर्सेज के गायब है, तो वो भी हम आपको अवेलेबल करा देंगे। न्यूक्लिक अम्ल ये आपका दिया हुआ है, जो के वे गुण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, अनुवांशिक गुण कहलाते। RNA DNA सब कुछ आपके लिए नोट्स प्रिपेयर कर रखे हैं, ठीक है। अगर आपकी डिमांड रही तो इनको अवेलेबल हम करवा देंगे। बहुत सारे नोट्स है ऐसे तुम्हारे पास, ठीक है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, शर्करा के 2 टाइप हो गए, न्यूक्लिक अम्ल की संरचना के बारे में सारी नॉलेज आपके लिए अवेलेबल करवा रखी है, DNA की संरचना। तो गाइज अगर आपको ये चाहिए तो बता देना कमेंट करके, ठीक है। और सारे वीडियो कैसे देखने हैं, जैसे मैं आपको बता रहा था कि विटामिन वाला देखना है, हार्मोन वाला देखना है, तो आपको क्या करना है, नीचे लोगो दिख रहा होगा, तो लोगो पे आपको क्लिक करना है। गाइज आपको लोगो दिख रहा होगा इस प्रकार का, GK MCQ JMK। आप जो वीडियो देख रहे हो नीचे दिख रहा होगा, या फिर आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो GK MCQ JMK लिख के। तो इसी पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर वीडियो का ऑप्शन मिल रहा होगा, तो इसी पर आपको क्लिक करना है। ये सारे
वीडियो आपके सामने हाजिर है, जितने भी हमने अपलोड कर रखे हमारे चैनल पर। और ये देखो, ये कोरोना वायरस वाला भी वीडियो आपके सामने हाजिर है, जो कि 100% आपके क्वेश्चन बनेगा एंट्रेंस एग्ज़ाम में। 20 मिनट का वीडियो देख लेना। नेक्स्ट, इसके बाद ये पी ब्लॉक, डी ब्लॉक सभी मिल जाएंगे। और कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे सर ये नर्सिंग के लिए क्या? देखो, नर्सिंग के लिए भी है, पैरामेडिकल के लिए भी है और फार्मेसी के लिए भी है, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री तो वही आएगी ना। नर्सिंग में भी वही आएगी तो पैरामेडिकल में भी वही आएगी और फार्मेसी में भी वही आएगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि उनके लिए, सभी के लिए। सभी इसको रीड कर सकते हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये तो हमने इसमें लिखा रखा है नर्सिंग, लेकिन ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सारे वीडियो है। और ये देखो, ये बैक्टीरिया वाले है ना, वायरस वाले सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इसमें MCQs। तो देर किस बात की, जैसा मैंने प्रोसेस बताया वही करना है। और सारे वीडियो को आप चाहे तो इसके लास्ट में जाके स्टार्ट कर सकते हो कि हाँ यहाँ से हमको देखना है। ये देखो, ये हार्मोन वाला आ गया, ह्यूमन ग्लैंड्स के बारे में भी वीडियो बना रखा है, तो इसको भी देख लेना, ठीक है। तो ये विटामिन वाला भी ये रहा, जिसका मैं बात कर रहा था कि मैंने अपलोड कर दिया। 30 मिनट का वीडियो है, देख लेना। विटामिन के बारे में सारा क्लियर हो जाएगा आपका। तो जाइए, जैसा स्टेप हमने किया है वैसा फॉलो कीजिए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप लोगों पे क्लिक करके भी कर सकते हो, ठीक है। तो लोगों पे क्लिक कर सकते हो, या फिर यूट्यूब पे जाके सर्च कर लो GK MCQs MK, और जैसा मैंने बताया वैसा आप कर सकते हो। ओके, धन्यवाद।